इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर से मुराद है इफ़ कंडीशन, यहाँ इफ़ स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स कंडीशन और स्विच भी होती है। अब इफ़ कंडीशन और इफ़ एल्स तो हम पढ़ चुके हैं। अगर लेट्स से कि हमारे पास एक इफ़ कंडीशन वाला या इफ़ स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे। तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होगा? वो इफ़ कंडीशन जिस तरह यहाँ पर है कि ये यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन है और साथ में एल्स भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इफ़ एल्स कंडीशन है और इफ़ कंडीशन के अंदर मजीद एक और इफ़ एल्स कंडीशन है, तो हम कहेंगे ये नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इफ़ एल्स कंडीशन में मजीद एक और इफ़ एल्स कंडीशन है। कहने का मतलब ये कि एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो इफ़ एल्स है, इसके अंदर एक और सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मौजूद होना इफ़ एल्स का, उसको हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर मजीद एक और सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मौजूद होना, उसको हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, कि एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक और मजीद सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मौजूद होना वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह से मैं एक मरतबा आईडी में करके बता देता हूँ। लेट से हमारे पास मेन फंक्शन में यहाँ पर इफ़ कंडीशन है और यहाँ पर एल्स वाला पार्ट है। इफ़ एल्स कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास, आप देख सकते हैं ये हमारे पास इफ़ एल्स वाला पार्ट है। अब मैं इफ़ कंडीशन के बॉडी में ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक और इफ़ एल्स की कंडीशन का यूज़ कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन यहाँ पर एक है और इसके अंदर एक और इफ़ एल्स वाली कंडीशन आ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास इफ़ एल्स वाली कंडीशन है, ये एक नेस्टेड इफ़ एल्स वाली कंडीशन है। तो इफ़ एल्स कंडीशन को हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है ये एक नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी सिलेक्शन स्ट्रक्चर में एक और मज़ीद सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये मौजूद है, इसलिए हम इसको नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे। राइट। अब यहाँ पर अब हम आते हैं, इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, आगे मजीद पढ़ते हैं जो क्या लिखा हुआ है इस बारे में। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज द नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है वो एक नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। वही मैंने बात आपको पहले भी बताई कि जो इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगी उसको हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि जो इफ स्टेटमेंट है उसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। साथ में नेस्टेड लगा देंगे तो हम कहेंगे कि जो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहेंगे और उसी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल एंटर्स इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। ये कहता है कि ये देखें, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर इफ कंडीशन यहाँ पर खत्म हो रही है और यहाँ पर एल्स वाला पार्ट शुरू हो रहा है। अब ये इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स वाला पार्ट है। अब ये बाहर वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये बाहर वाला ब्लॉक अगर आप देखें गौर से, तो ये बाहर वाले इफ कंडीशन को हम कहेंगे कि ये आउटर इफ कंडीशन है, जबकि इफ कंडीशन के अंदर मजीद जो एक इफ एल्स वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे ये इनर इफ कंडीशन है। यहाँ पर कंट्रोल तभी आएगा जब आउटर इफ की ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट आगे से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ तक कंट्रोल आएगा ही नहीं। यहाँ पर कंट्रोल कब आएगा? इनर इफ में, जब आउटर इफ की ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर हो गया? यहाँ पर यही कहा गया है, ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। अब इनमें जो ब्लॉक बने हुए हैं जिनमें स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर देखें, इसका ये ब्लॉक है, एल्स का ये ब्लॉक है, एल्स का ये ब्लॉक है, इनमें से एक ब्लॉक ने ही एग्जीक्यूट होना है, बकाया ब्लॉक्स स्किप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। द यूजर कैन यूज एज मैनी इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड द अनदर इफ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। आप इफ कंडीशन के अंदर मजीद इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं और इस इफ कंडीशन के अंदर मजीद इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से। इसका सिंटैक्स यहाँ पर बता दिया गया, आपने ये सिंटैक्स करना है नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे हम इसे, ठीक है। तो इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जो इफ स्टेटमेंट होती है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होती है। तो इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की अगर बात की जा रही है, इसका मतलब वो है ये है कि नेस्टेड वैसे का वैसा आएगा, इफ स्टेटमेंट की जगह पर सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाएगा
क्योंकि इफ स्टेटमेंट को ही सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पर इफ स्टेटमेंट की जगह ये भी लिख सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं ना। तो इफ में भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में भी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का यूज किया जा सकता है, यहाँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। इसकी वर्किंग भी बताई गई है, तो मैंने समझा तो दिया, इसको रीड कर लें और इधर तक लाजमी कीजिएगा। इसका अगर फ्लो चार्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो इतना इशू नहीं है। वैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम है, इसको आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट प्रोग्राम से आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कि लेट्स से कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या होगा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स होंगे मैट्रिक के और इंटर के, इंटरमीडिएट के। मैट्रिक आप समझते हैं कि जो 9वीं और 10वीं के नंबर होते हैं, और जो इंटरमीडिएट है 11वीं और 12वीं के जो नंबर होते हैं। लेट्स से हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि स्टूडेंट के मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए और इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए अगर नेक्स्ट एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर टाइप में ले लेता हूँ, मैट्रिक के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ मैट्रिक मार्क्स, डबल एम का नाम मैं ले लिया, जहाँ पर ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक मार्क्स को, राइट। इसी तरह से मैं इंटर मार्क्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इनको इनपुट करवा लेते हैं। पहले एक मैसेज शो करवा देते हैं कि आपने कौन से मार्क्स एंटर करने हैं। प्लीज एंटर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट दोनों के इनपुट इकट्ठे करवा लेंगे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स को स्कैन एफ के ज़रिए। पहले हम इसको यहाँ पे इनपुट करवाते हैं मैट्रिक के लिए, यहाँ पर कॉमा लगा के मैट्रिक का वेरिएबल का नाम देंगे। साथ याद रखिएगा एड्रेस सेपरेटर लाजमी लगाना है। अब सेकंड हमने यहाँ पर देना है जी दूसरा इंटरमीडिएट मार्क्स, साथ में पहले एड्रेस सेपरेटर लगाते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब लें जी हमारा काम यहाँ पर सिलेक्शन का है। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ अगर मार्क्स जो हैं मैट्रिक के ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर स्टूडेंट के मैट्रिक के मार्क्स 60 या 60 से ग्रेटर हों तो यहाँ पर 60 लिख देते हैं, देन वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर वो 60 ना हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स कर जानी है, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये स्किप कर दिया जाना है और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है। तो अगर वो 60 नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर क्या मैसेज स्क्रीन पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है। अगर वो फॉल्स आया तो हम लिख देते हैं सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। यहाँ पर आप एक मैसेज आ जाएगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन, कि आप यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है अगर मैट्रिक मार्क्स शुरू में ही 60 से कम आ गए। तो यहाँ पर अगर 60 या 60 से ज़्यादा आ गए तो फिर यहाँ पर कंट्रोल आएगा। अगर इससे कम आए 60 से तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा और यहाँ से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा कि मैसेज शो करवा के एल्स वाले ब्लॉक में जो भी है। यहाँ पर देखें जी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी अगर इंटर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए किसके, लेट्स से हम 50 कर लेते हैं इंटर के लिए। यहाँ पर प्रिंट एफ से मैसेज शो करवा देते हैं अगर ये भी ट्रू है, और पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पर कंट्रोल आ गया। फिर दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, ये भी ट्रू होगी तो यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसे स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर कंट्रोल आएगा, यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं मैसेज शो करवा देता हूँ यस यू आर एलिजिबल फॉर
फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर तो ये कम मार्क्स आए 50 से इंटरमीडिएट के, तो यहाँ पर मैसेज में आ जाना चाहिए कि यही मैसेज यहाँ पर शो करवा देते हैं। कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। पहले तो चेक किया जाएगा कि अगर मैट्रिक मार्क्स ग्रेटर देन 60 के हैं तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा। फिर दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, अगर तो 50 से मार्क्स ज़्यादा हुए तो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल, ये मैसेज शो कर दिया जाएगा। और जैसे यहाँ से कंट्रोल बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है ना। तो अगर ये ट्रू हो जाए तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और ये वाला छोड़ दिया जाता है। यहाँ से अगर ये वाला ट्रू ना हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है और यहाँ से यहाँ पर कंट्रोल आना है, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है तो यहाँ पर कंट्रोल आया था, अब डायरेक्टली यहाँ पर आ जाना है। अगर शुरू से कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं आना, डायरेक्ट यहाँ पर आना है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है। फिर यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट है फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मैसेज शो होगा, फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ से होता हुआ यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको मैं सेव और कंपाइल रन करता हूँ, पहले सेव कर लेते हैं। इसे मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। नहीं जी, सबसे पहले मैसेज आ रहा है प्लीज एंटर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट मार्क्स। सबसे पहले मैं मैट्रिक के मार्क्स एंटर करता हूँ। परसेंटेज में वैसे एंटर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज में मार्क्स एंटर करता हूँ मैं, लेट्स से 87। और यहाँ पर इंटरमीडिएट के मार्क्स, क्योंकि दो वेरिएबल में इकट्ठा इनपुट करवाया ना, पहले मैट्रिक मार्क्स में ये एंटर हो गया 87। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट के मार्क्स एंटर करने हैं तो वो हम एंटर करवा देते हैं 77। तो यहाँ पर अब मैसेज कौन सा आ रहा है, येस यू आर एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन, ये वाला मैसेज आ रहा है। और ये वाला मैसेज कोई शो नहीं हो रहा, ना ये वाला मैसेज शो हो रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है। यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर आया है, यहाँ से ये कंडीशन भी ट्रू होगी इंटरमीडिएट मार्क्स की, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर कंट्रोल आ गया, अब यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको समझाने का मतलब क्या था, समझाने का मतलब ये था कि इफ़ कंडीशन जो है इसको हम क्या किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ कंडीशन में हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं कि इफ़ कंडीशन के अंदर मज़ीद हम एक और इफ़ कंडीशन को अगर यूज़ कर लें तो उसको हम नेस्टेड इफ़ कंडीशन कहते हैं या इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मज़ीद एक और इफ़ स्टेटमेंट का मौजूद होना, उसी को हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी हमने यही पढ़ा था, आई होप आपको समझ आ रही होगी। जो बाहर वाली इफ़ कंडीशन या इफ़ स्टेटमेंट होती है उसे आउटर इफ़ कहते हैं, जो अंदर वाली होती है उसको हम इनर इफ़ कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आउटर इफ़ है, यहाँ पर ये इनर इफ़ है। क्लियर है, यहाँ पर भी डायग्राम में बताया गया है। आई होप कि आपको सिंटैक्स भी क्लियर होगा, वर्किंग भी क्लियर होगी। वर्किंग को लास्ट में एक मतलब रीड कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से, कि लिखा सही होना चाहिए, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो बेहतर है। ये प्रोग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है, आई होप कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस प्रोग्राम की। ये नेक्स्ट प्रोग्राम भी है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें ताकि आपकी प्रोग्रामिंग पर ग्रिप अच्छी हो। आगे नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ को भी लाजमी परफॉर्म करें ताकि आप लोगों का ये नॉलेज प्रोग्रामिंग का इंक्रीज़ हो, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग पर आई होप ग्रिप आती जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो में जो आपने सीखा है उस हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।